त्रिवेज मीडिया के दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। हाल ही में हमने खबर सुनी है कि कनाडा के टोरंटो शहर में जाति मुक्त विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां पर भारत की तरफ से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया वो माननीय डॉक्टर केपी चौधरी सर आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है और उनसे जानेंगे कि ये सम्मेलन का आयोजन के पीछे भारत में उसका क्या महत्व है और क्या रहा उस सम्मेलन में, कुल क्या समस्या वहां पे चर्चा हुई, क्या उन समस्याओं पे कोई उपाय योजना वहां पर की गई। इन सारे संदर्भों में हम जानना चाहेंगे। हमारे माननीय अतिथि माननीय केपी चौधरी सर जी, आपका पुनः एक बार स्वागत है। जी जी जी, सभी को जय नवोदय। हाँ बड़ा हर्ष का विषय है कि पहली बार आपको मैं सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा कि आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है टोरंटो की, कनाडा में टोरंटो में जो जाति मुक्त विश्व सम्मेलन रहा उसमें, तो इस सम्मेलन का आयोजन के पीछे क्या मकसद रहा, क्या योजना थी, सबसे पहले वो बताएं। देखिए, इस आयोजन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेपाल मूल के हमारे साथी हैं दोरना रसाली साहब, वो अब इस समय वैंकूवर कनाडा के निवासी हैं। वहाँ के वो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले हैं। इस समय पर मैंने ये देखा कि उन लोगों ने पूरे विश्व के लोगों को कनाडा के टोरंटो शहर में हमें इनवाइट किया। हम लोग वहाँ पर सब पहुंचे और पहुंच करके हम सब लोगों ने 3 दिन में चिंतन मंथन किया, सब बिंदुओं पर चर्चा हुई, सभी बिंदुओं पर हमारी बातचीत हुई। तो इसमें सबसे बड़ी विशेष बात ये रही कि इसमें एक अलायंस का उन्होंने गठन किया जिसका नाम रखा है ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड, और इसमें मुझे भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि भारत ही जातिवाद की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। ये प्रस्ताव भी पास हुआ कि नेपाल और भारत जो प्रोडक्शन है जाति का पूरी विश्व में अगर कहीं होता है तो वो भारत और नेपाल के अंदर होता है, और यहीं से पूरा जातिवाद पूरे विश्व में यहाँ से बोरी में भर करके ये जो लोग हैं सो कॉल्ड हमारे जिनको हम कहते हैं कि सवर्ण जाति के जो लोग हैं वो लेकर के उसको विदेशों में जाते हैं। और इवन जो ग्रेट ब्रिटेन लंदन है, वहां की पार्लियामेंट में भी इस एट्रोसिटी के खिलाफ मतलब उन लोगों को कानून लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सियाटल एक स्टेट है इसका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वहां भी कानून लाने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा इस संबंध में जो ये छुआछात, ये जो भेदभाव है जातिगत आधार पर। तो ये सारी चीज आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। पहले भारत तक सीमित थी, नेपाल तक सीमित थी, लेकिन अब ये महसूस किया गया विश्व स्तर पर कि ये समस्या पूरे जहां जहां भी भारत का हिंदू वहां गया है वहां पर ये समस्या पैदा हो गई है, और कहीं कहीं इसने विकराल रूप भी ले लिया है। जैसे मैंने कहा कि यूके यूनाइटेड किंगडम में, मैंने आपको बताया सियाटल अमेरिका में, और इवन कनाडा में भी ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़े स्तर पर है। तो ये जो समस्या को महसूस किया गया, जो भी चिंतनशील व्यक्ति हैं, और मैंने बताया कि जो हमारे नेपाल मूल के हमारे वरिष्ठ साथी हैं 71 वर्षीय दोरना रसाली साहब, उन्होंने इसमें बड़ा लीड लिया, और उन्होंने साथ साथ एक हमारे उनके यंग एक सहयोगी हैं विश्वकर्मा साहब, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया, और पूरे विश्व के लोग इसमें जब शिरकत किए, सब लोग इकट्ठे हुए, तो ये माना गया कि यस, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था कि धर्म कमीज की तरह है, जब चाहे उसे बदल सकते हैं, लेकिन जाति स्किन की तरह है जो आदमी के शरीर से चिपकी रहती है, और जब आदमी के साथ जीवन भर रहती है, और जब आदमी मरता है तो उसी के साथ वो जलती है। तो जाति को छोड़ना, जाति से पीछा कटाना मतलब एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य है, उसको संभव नहीं है। और भारत में ये माना गया कि जातिगत व्यवस्था को सुनिश्चित तरीके से तैयार किया गया है। एक जाति, एक वर्ग विशेष के लोगों को उसमें निम्न स्तर पर रख करके उनका शोषण कैसे हो, उनका साथ अत्याचार अन्याय कैसे हो, उनको छोटा भारत में कैसे साबित किया जाए, और उसके आधार पर जातिगत भेदभाव के चलते उन लोगों को किस तरीके से उनका मतलब शोषण, एक वर्ड है शोषण, किया जाए। तो जातीय शोषण का दूसरा नाम माना गया। और भारत के अंदर जिस तरीके जातिगत व्यवस्था बनाई गई है और उसके आधार पर जो
देश के बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए नाम अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का शोषण होता है, उस पर बड़ी भारी चिंता व्यक्त की गई है और इस समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड की स्थापना की गई है और उसमें मुझे भी भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो टोरंटो में जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के तहत कितने देशों से लोग आए हुए थे कि जो ये कह रहे थे कि हमारे भी देश में जाति व्यवस्था का उन्माद अब आने लगा है? कितने देश थे ऐसे कि जो प्रतिनिधित्व करने आए थे? देखिए, कनाडा वाले लोग थे, वो कहते थे कि हमारे जातिवाद बहुत ज्यादा है। अमेरिका वाले लोग थे, वो भी कह रहे थे हमारे यहाँ जातिवाद ज्यादा है। नेपाल वाले लोग थे, वो भी कह रहे थे हमारे जातिवाद ज्यादा है। भारत से मैं स्वयं था, मैं तो रोज ही जातिवाद के खिलाफ आपने देखा कि आवाज उठाने का काम करता ही रहता हूं। तो ये कहना ये कि पूरे विश्व के जहां जहां से भी रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने यूनिमस ये महसूस किया, एक आम राय से महसूस किया कि जातिगत समस्या पूरे विश्व की समस्या बन गई है। पूरे विश्व में जाति के आधार पर भेदभाव और अत्याचार होना शुरू हो गया है, भारत की तरह और नेपाल की तरह, और इस समस्या का कोई स्थायी समाधान विश्व स्तर पर खोजना चाहिए। इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन था, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है सर जी, अभी जो कनाडा में जो है कि कनाडा में हम जब सुनते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या जो बसी है कनाडा में भारतीयों की, वो खासतौर पे पंजाब और हरियाणा से बसी है। तो ये जो जातिवाद पनप रहा है कनाडा में, जो समस्या बन रही है, तो क्या इसकी वजह पंजाब और हरियाणा से जो हाई कास्ट लोग वहां पर जाकर बसे, उन्होंने खड़ी की है कि पूरे भारतवर्ष से जो भी लोग आ रहे हैं, खासतौर पे हिंदू धर्म से जुड़े हुए, वो लोग ये समस्या खड़ी कर रहे हैं? क्या सही मायने में ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो लोग भारत के अंदर जातिवाद करते हैं, जो लोग भारत में जाति व्यवस्था को पनपाते हैं, जो लोग भारत में जाति व्यवस्था के चलते अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जो लोग भारत में जाति की व्यवस्था को सुनिश्चित तरीके से पोषने का काम करते हैं, जब ये लोग भारत के बाहर जाते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, तो ये भारत से जातिवाद का बोरा अपने साथ भर के ले जाते हैं और ये जातिवाद को फैलाने का कोई मौका वहां पर नहीं छोड़ते। तो ये जो आपने कहा है, ये फैलाने का जो काम है, ये भारत के लोग, नेपाल के लोग जो जो एक जातिगत व्यवस्था को में विश्वास भी करते हैं और उसको पोषने का काम भी करते हैं। तो ये जो लोग जाते हैं, जिसमें भारत का आदमी ज्यादा जा रहा है, नेपाल का संख्या भी कम है, नेपाल का माइग्रेशन भी कम है। भारत का जो माइग्रेटेड, जो पंजाब आपने कहा, हम पंजाब तक कंसाइज नहीं कर सकते जातिवाद को, हरियाणा तक नहीं कर सकते, हम इसको महाराष्ट्र तक भी लेके जाएंगे, हम इसको यूपी तक भी लेके जा रहे हैं। हम इसको, जो एक बहुत बड़ा ऐसा राज्य जहां से बहुत बड़ा माइग्रेशन होता है इंडिया का, गुजरात, तो जो भी लोग इंडिया से जाता है वो जातिवाद को अपने साथ लेकर जाता है और उसको व्यापक स्तर पर जितना फैला सकता है फैलाने का काम करता है। सर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि जाति ऐसी व्यवस्था है कि ये लोग जहां जहां जाएंगे वहां वहां इसका फैलाव करेंगे। लेकिन भारत में भी अभी जाति व्यवस्था जो है पूर्वाश्रम में जो थी और आज के चलते हुए जो मानसिकता पर है, तो ये विदेशों में या कनाडा, अमेरिका या यूरोप में जो अब जाति व्यवस्था जो चल रही है, उसके मायने क्या है और कैसे है, किस हद तक वो चलती है? देखिए, जातिगत भारत की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तो हम और आप रोजाना झेलते ही हैं, वो तो हम लोग झेलते ही हैं, हम सब लोग रोजाना देखते ही हैं। और वो तो भारत की जातिगत व्यवस्था तो हमसे छिपी हुई है ही नहीं बात आप नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आपने सवाल किया है, वो सवाल अपने आप में क्योंकि भारत जातिवाद की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, यही जातिवाद को पैदा किया गया है, जातिवाद को पैदा करने के बाद यहीं से पूरे विश्व में उसको फैलाया जा रहा है। और आप ये देखिएगा कि अगर भारत का चीफ जस्टिस, जिसको हम, जो हमारे अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, वो गवई साहब अगर अपने मूल गृह राज्य महाराष्ट्र में जाते हैं तो उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो ग्वालियर खंडपीठ है, उसमें बाबा साहब की स्टेच्यू को आज तक लगाने नहीं दिया गया है। आप ये देखिएगा, अगर आईएएस भी कोई बनता है शुरू टाइप्स का आदमी, तो उसकी नियुक्ति के मामले में हम देखते हैं कि उसकी नियुक्ति भी अपने आप में जब की जाती है तो उसमें साफ तौर पर उसको जिला ऐसा दिया जाएगा, एसएसपी को जिला ऐसा दिया जाएगा, एलआईसी के अंदर जाए तो उसको ब्रांच में बनाया जाएगा,
फिर उसको चार्जशीट भी कर दिया जाएगा, उसको विजिलेंस का मामला भी उसको फंसा दिया जाएगा। तो ये देखिएगा कि जातिगत आधार पर भेदभाव तो भारत के अंदर तो एक बड़ी सामान्य बात है, रोज की इसीलिए तो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट भारत में बनाना पड़ा। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989, उसके बाद उसका फिर दोबारा कर से 2015, फिर उसको 2018 में, ये कई बार इसमें अमेंडमेंट किए गए, इसलिए किए गए क्योंकि यहाँ जातिगत, देखिए अगर आप बारात निकाल रहे हैं, संविधान तो आपको अलाउ करता है, लेकिन आप बारात नहीं निकाल सकते घोड़े पे चढ़ के, आप मटका नहीं छू सकते, भारत में मटका छूने पे मार दिया जाता है, आप मूछ नहीं रख सकते, मूछ रखने पे आपको मार दिया जाता है। 15-16 साल की लड़की होती है, उसके साथ रेप करके उसी गले से उसकी चुन्नी से गला घोट के उसको मार करके पेड़ पे टांग दिया जाता है। पुलिस अधिकारी आते हैं, उसको सुसाइड करके केस को बंद कर देते हैं। तो भारत के अंदर जातिगत जो अत्याचार अन्याय है वो अपने आप में मैं कहूंगा कि चरम सीमा पर है, हर स्तर पर है। गांव में कोई आदमी मेहनत करता है, खेतों में काम करता है, उसको मजदूरी नहीं मिलेगी। शहरों में कोई काम करता, भट्टे पे मैंने देखा ईंट पाथने वाले आदमी के हाथ तोड़े जा रहे हैं, उसका वीडियो बनाया जा रहा है। आज अनुसूचित जमात समाज के आदमी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, उसका वीडियो बनाया जा रहा है। आप उसको उल्टा करके पीटा जा रहा है, उसका वीडियो बनाया जा रहा है। पहले ये था कि आदमी अत्याचार करता था तो उसको छिपाता था, भागता था। अब एक फर्क आ गया वर्तमान सरकारों के चलते हुए कि आदमी अत्याचार भी कर रहा है, बलात्कार भी कर रहा है, वीडियो बना रहा है, पिटाई भी कर रहा है, उसका वीडियो बना रहा है, आदमी को और पेशाब भी कर रहा है, उसका वीडियो बना रहा है, सारी चीजें कर रहा है और उसका वीडियो बनाकर डॉक्यूमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर लोड भी कर रहा है। तो आप ये देखिएगा कि उस आदमी का हौसला कितना बढ़ा है। और इसका मूल जो मैंने देखा कि जो बहुजन मूवमेंट है पिछले सालों में जो कमजोर हुआ है, बहुजन मूवमेंट के कमजोर होने का ये मुख्य है। तो मैं इसका कारण देख रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आखिर काशीराम और बाबा साहब का जो मिशन था, उस मिशन के चलते हुए भारत के सबसे बड़े प्रांत में अनुसूचित जाति समाज की एक बेटी को 4 बार मुख्यमंत्री बनकर के अपने महापुरुषों का सम्मान करने का, अपने समाज को सम्मान स्वाभिमान से जीने का अवसर मिला। लेकिन आज की डेट के अंदर जो स्थिति बन रही है वो स्थिति बिल्कुल टोटली उल्टी बन गई है। और उस स्थिति को मैं ये देख रहा हूं कि उस स्थिति में दिन पे दिन गिरावट आती है। एक्सट्रीम है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने गृह राज्य में आते, उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। आप इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। जो अधिकारियों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब जो लोग संविधान की शपथ ले रहे हैं, जब जो भी आदमी शपथ लेता है, चाहे राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, आपका कोई IAS बने, IPS बने, सबको संविधान की शपथ दी जाती है। मुख्यमंत्री को संविधान की शपथ दी जाती है और शपथ देते में वो कहता है कि मैं अपने राष्ट्र की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता कायम रखूंगा। उसमें हर चीज को पढ़ता है। उसके बावजूद भी जब वो पद पर कुर्सी में बैठता है तो उस कुर्सी में बैठ करके वो देश के गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ अन्याय करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। तो ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, इस सिचुएशन पे विश्व समाज ने चिंतन मंथन 3 दिन के अंदर टोरंटो में किया है और आने वाले दिनों में इसमें जो भी आगे की रणनीति तय होगी उसको पूरे विश्व के सम्मुख रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मसले को बहुत गंभीरता से लिया गया है कि भारत की जातिगत व्यवस्था भारत तक सीमित नहीं रही, नेपाल की जातिगत व्यवस्था नेपाल तक सीमित नहीं रह गई है, ये पूरे विश्व में फैल गई है और इससे पूरे विश्व के अंदर जातिगत विद्वेष फैल रहा है। इसको रोकने के लिए क्या इंतजाम किए जाने चाहिए, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर पूरे विश्व के लोगों ने अभी चर्चा की है, मंथन किया और इसके लिए एक अलायंस बनाया है जिसका नाम रखा गया ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड। और मैं फिर रिपीट करता हूं कि मेरा सौभाग्य रहा है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आशीर्वाद से मेरा ये सौभाग्य कि मुझे भी इस संगठन के अंदर एक जिम्मेदारी दी गई है और मैं कहना चाहूंगा कि इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं हर संभव कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने जिक्र किया कि अन्याय अत्याचार जो है कि हर तरह का अत्याचार देश में इस तरह से बढ़ गया है कि मानो उसको एक प्रतिष्ठा बना दी गई है कि जो भी अत्याचार करेगा निचले समुदायों पर वो एक प्रतिष्ठित कहलाएगा। इस तरह की एक समाज व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे भी आपने जिक्र किया कि जो चीफ जस्टिस है भारत के सरन्यायाधीश है वो महाराष्ट्र में आते हैं, जो 3 अधिकारियों का वो जिक्र करते हैं उसमें से एक दलित भी है कि जो महाराष्ट्र के मुख्य सचिव भी रहे। तो ये भी बात उसमें चल पड़ती है। तो क्या इसकी वजह कि जो सत्ता पक्ष में
और उनके साथ में जो जाते हैं या उनके अंडर काम कर रहे हैं, क्या उन पर भी ये दबाव है कि इस तरह के अत्याचारों में या अन्याय में आप शामिल हो जाइए और उनमें उनको प्रतिष्ठा भी लगने लगी? क्या ऐसा हो रहा है? देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो अधिकारी जिस कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनके ऊपर बड़ा भारी दबाव होता है। स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर लोगों को नहीं मिलता है। और इस बात के चलते हुए, क्योंकि एक अधिकारी एससी का होता है तो उसके साथ उस क्यू में उसके नीचे ऊपर जनरल कैटेगरी के बहुत सारे अधिकारी होते हैं, और वो अधिकारी अपने आप को पूरी तरीके से जब कार्य करता है तो वो फ्री हैंड उसको नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन में वो पूरे वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और ढाल करके जो भी वातावरण वहां बनता है उसी के हिसाब से काम करता है। और कई बार तो मैंने देखा कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग अपने ही अधिकारी जो अधीनस्थ अपने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग होते हैं उनकी सीआर खराब करते हैं, उनकी खराब पोस्टिंग करते हैं, वो सामान्य जाति के लोगों की तरह ही करते हैं। ये मैंने 40 साल के सरकार की नौकरी में रहते हुए, जो मैंने एक अधिकारी कर्मचारी संगठन का मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ, पूरे देश का जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का महासंघ है 40 लाख लोगों का, उसका भी मैं 1997 से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। तो ये जो मैंने देखा है मेरी कार्यशैली में, मैंने बड़े नजदीक से देखा। एक आईएएस अधिकारी थे अनुसूचित जाति समाज के, सेक्रेटरी थे भारत सरकार में, उनके नीचे एक दूसरे आईएएस अधिकारी थे, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, दोनों शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के थे। तो सेक्रेटरी साहब ने नीचे वाले अधिकारी की सीआर जब खराब की तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आपने मेरी सीआर खराब कर दी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर तुम्हारी मैं नहीं करूंगा तो ऊपर जो मिनिस्टर बैठा है वो ब्राह्मण है, वो मेरी सीआर खराब कर देगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा है कि पिछली बार जो सेक्रेटरी थे वो ब्राह्मण थे, उन्होंने मेरी सीआर बहुत अच्छी लिखी। तो उन्होंने कहा दिखाओ, वो दिखाई गई तो कहा ठीक है मैं भी सीआर तुम्हारी ठीक कर देता हूँ। तो मतलब कहने का यह कि अनुसूचित जाति समाज के जो अधिकारी हैं वो भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने समाज के लोगों के साथ जो न्याय को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज का जो व्यक्ति है वो जो मैं कहूं कि चारों तरफ से उसको मार पड़ रही। अपना मिनिस्टर बन जाए तो भी उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, अपना कोई आईएएस उसके ऊपर हो उसका भी लाभ उसको नहीं मिल रहा, बल्कि और उसका उल्टा नुकसान हो रहा है जो आप कह रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों में हमको समझना चाहिए कि हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए आरक्षण से आईएएस बने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से आईपीएस बने, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए आरक्षण से हम एमपी बने, उन्हीं के आरक्षण दिए हुए आरक्षण से हम मिनिस्टर बने। तो हम जो कुछ भी बने हैं वो उस महापुरुष के देन से बने हैं जिनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। अगर हम चीफ जस्टिस भी बन रहे हैं तो निश्चित रूप से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है कि उसमें प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उसमें चीफ जस्टिस भी होना चाहिए, और उस चीफ जस्टिस में जस्टिस केजी बालाकृष्णन के बाद अब हमारे गवई साहब जो है दूसरे हमारे अनुसूचित जाति समाज के चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये जो भी लोग, राष्ट्रपति जी जो है खुद बोलती है द्रौपदी मुर्मू के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेरे आदर्श हैं, और मैं अगर राष्ट्रपति बनी हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से, उन्हीं के बनाए संविधान से बनी हूं। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं मैंने उनको भी सुना है, मोदी साहब वो भी बोलते हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, उनका संविधान ना होता तो एक गरीब माँ का बेटा आज भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं होता। तो ये सच है कि जो कुछ भी हमको मिला है, भारत के एक एक नागरिक को जो कुछ मिल रहा है, उसमें बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान उसका एक आधार है। और हम सबको बाबा साहब अम्बेडकर का कृतज्ञ होते हुए, जिन कुर्सियों पर उनके आशीर्वाद से हमको जाने का मौका मिला है, उन कुर्सियों पर बैठ करके, अरे अन्य लोग ही इनके साथ बहुत अन्याय करते हैं, सामान्य जाति के अधिकारी एससी एसटी के साथ बहुत अन्याय करते हैं। तो एससी एसटी के अधिकारी तो कम से कम इस बात को समझें कि आप तो कम से कम न्याय करिए, लेकिन जब एससी एसटी का अधिकारी एससी एसटी के अधीनस्थ अधिकारी के साथ अन्याय करता है तो फिर इतना दुख और इतनी पीड़ा होती है। जैसा अभी आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो अनुसूचित जाति समाज के थे और ऐसा उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, तो ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े सोचने का विषय कि है। एटलीस्ट ये है कि हम दूसरों को कह रहे हैं, अरे कम से कम हम लोगों को जो 22.5% के हिसाब से सरकार की नौकरी में आकर के आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, 25% के आरक्षण के आधार पर हम लोग लोकसभा में एमपी और मिनिस्टर बन रहे हैं, तो एटलीस्ट या हम लोगों को तो अपने समाज के बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा लेके पूछनी चाहिए। अगर डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए होते, भारत रत्न आए होते, अगर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब अम्बेडकर जहां उनको ऑफर मिला वो वहां प्रोफेसर बन करके इंडिया ना आते तो क्या भारत का संविधान बनाने का उनको मौका मिलता? और अगर उनको नहीं मिलता तो भारत के संविधान में व्यवस्थाएं जो आज दी गई हैं वो होती। अगर ऐसा नहीं होता शायद एक भी आदमी आईएएस ना होता, पाकिस्तान की तरह एक भी आदमी आईएएस आईपीएस नहीं होता, ये आईएएस नहीं होता, एक एमपी नहीं होता, मिनिस्टर नहीं होता।
और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 131 सांसद बनने हैं वो अपने दम पर नहीं, किसी पार्टी के रहमो करम पे नहीं, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो संवैधानिक प्रावधान है 25% के आरक्षण पे जा रहे हैं, इसलिए उनको कृतज्ञ पार्टी के प्रति नहीं होना चाहिए, उनको कृतज्ञ बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के प्रति होना चाहिए। जो आईएएस और आईपीएस कुर्सी लेकर आज कलेक्टर बैठे हैं, कमिश्नर बने बैठे हैं, या चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं, सेक्रेटरी भारत सरकार में जाने में कामयाब हो रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि वो किसी के रहमो करम पे नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की वजह से उन चीज पे बैठे हैं। अन्यथा पाकिस्तान में बाबा साहब नहीं थे, श्रीलंका में बाबा साहब नहीं थे, आपके नेपाल में बाबा साहब नहीं थे, तो वहां पर ये जो प्रिविलेज है वो वहां जो SC ST समाज के लोग नेपाल में रह रहे हैं, श्रीलंका में रह रहे हैं, या पाकिस्तान में एडजॉइनिंग कंट्री में जो रह रहे हैं, ये प्रिविलेज उन लोगों को नहीं मिला। ये प्रिविलेज भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को इसलिए मिला क्योंकि ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाहर एजुकेशन लेकर के, अमेरिका से शिक्षा लेकर के, लंदन से शिक्षा लेकर के भारत आए और उन्होंने यहाँ आकर हमारे जैसे गरीबों के लिए काम किया, और तब जाकर के हम सब लोग आज गरीबी की रेखा से जो भी 0.8%, 0.9% या 1% लोग जो गरीबी की रेखा से सरकार की नौकरी में आने से गरीबी की रेखा से ऊपर आए, या लोकसभा के MP या MLA बनकर के गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं, इसका 70% श्रेय किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं है, किसी सरकार को नहीं है। इसका श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाल ही में आप टोरंटो से लौटे हैं परिषद को विश्व मुक्ति जाति मुक्त सम्मेलन को अटेंड करके, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है ऐसा आपको अभी लग रहा है? पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाति भारत की समस्या मानी जाती रही है, जातिगत भेदभाव भारत की समस्या माना जाता रहा है। इसके बाद इसका थोड़ी सी जो मैं कहूंगा कि आंच लंदन में महसूस की गई, कुछ थोड़ी आंच अमेरिका में गई, थोड़ी सी आंच इसकी कनाडा में गई, लेकिन पहली बार पूरे विश्व के लोगों ने इकट्ठे होकर के इसको विश्व की समस्या माना। सबसे बड़ी उपलब्धि इस अधिवेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं देखता हूं कि जो समस्या भारत तक सीमित कर रखी थी वो अब भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वो विश्व की समस्या मानी गई है। विश्व स्तर पर उस पर चिंतन मंथन हुआ है, और इस समस्या के समाधान के लिए विश्व स्तर पर आने वाले दिनों में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी इसमें आगे की रणनीति तय होगी, इस समस्या का समाधान के लिए विश्व स्तर पर जो ये अलायंस बना है ये अपना काम करेगा और इस समस्या का स्थायी समाधान करने का हर संभव प्रयास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सम्मेलन हुआ है अभी टोरंटो में, वहां पर हमने देखा कि और आपने ये भी बताया कि नेपाल और भारत ये जाति व्यवस्था की एक तरह से कैपिटल राजधानी बनी हुई है, तो क्या इस परिषद में भारत और नेपाल की ओर से इस जाति व्यवस्था पर क्या उपाय योजना की जा सके, इस तरह से कोई उपाय योजना या सुझाव इसमें रखे गए इस परिषद में? अगर वो रखे गए तो वो क्या थे? देखिए, इसमें यह है कि पूरे भारत के अगला अंतरराष्ट्रीय जो मैंने कहा कि अलायंस फॉर जो कास्ट फ्री वर्ल्ड का अगला जो कार्यक्रम होगा भारत में होगा। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रस्तावित है, नेपाल में इसका एक कार्यक्रम होगा, इसके बाद में इसके कार्यक्रम न्यूयॉर्क में भी रखे गए हैं। पूरे विश्व के हर आप ये समझो कि कोने कोने में इस आंदोलन को मतलब अमली जामा पहनाने के लिए एक दिशा मतलब तय करने की बात हुई है। तो अगला कार्यक्रम जो होगा उस कार्यक्रम में जैसे आज इनिशियली इसका मूल उद्देश्य था कि नंबर 1 क्या जाति एक भारत की समस्या है या नेपाल की समस्या है या पूरे विश्व की समस्या है। तो इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इसको एक विश्व स्तर की समस्या माना गया। दूसरा, इसके समाधान करने के लिए एक विश्व स्तर का अलायंस तैयार किया गया है, अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड। दो बात। तीसरा, अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड के नेतृत्व में, इसके झंडे तले, इसके बैनर तले पूरे विश्व में इसमें चिंतन मंथन किया जाएगा, वार्ताएं विचार गोष्ठियां की जाएंगी। इसमें चर्चाएं करने के बाद में इसके समाधान के क्या मार्ग निकल सकते हैं, क्या रास्ते निकल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से गांधी जी ने भारत को आजाद करने से पहले साउथ अफ्रीका में आंदोलन चलाया, जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने भारत के बाहर जाकर आजाद हिंद फौज भारत को आजाद करने के लिए बनाई और उसका बहुत एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है देखने को मिला और उससे भारत आजाद भी हुआ। तो भारत की जो जातिगत व्यवस्था इस समय चल रही है,
या नेपाल में जो चल रही है या और दुनिया के और जो देश है उनमें चल रही है, उस समस्या के समाधान करने के लिए आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्तर पर चिंतन और मंथन होगा। पूरी रणनीति देखी जाएगी और जैसी जो रणनीति डिसाइड होगी उसको अगले वाली प्रेस वार्ता में हम आपको जरूर शेयर करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि भारत में अक्सर कहा जाता है कि जैसे आरक्षण प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है वो आर्थिक संदर्भ में दिया जाए, लेकिन अगर हम देखते हैं कि विदेशों में या जो माइग्रेंट हुए हैं सारे भारतीय जो कनाडा में बसे हैं, ब्रिटेन में बसे हैं, यूरोप में बसे, अमेरिका में बसे, उन लोगों में यानी किसी भी जाति धर्म से हो उनका क्लास तो लगभग एक हो गया है, फिर भी वहां पर जाति व्यवस्था पनप रही है। तो क्या जो लोग कहते हैं कि आर्थिक ढांचा बदलने से जाति व्यवस्था बदल जाती है, तो क्या ये बात फिर एक बार झुटलाई गई है इस सम्मेलन के माध्यम से, ऐसा कहना चाहोगे आप या क्या निरीक्षण आप कहना चाहोगे? निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर का ये कथन कि धर्म को जब चाहे आदमी बदल सकता है कमीज की तरह, धर्म जो है वो कमीज की तरह है, आदमी अपनी स्वेच्छा से धर्म बदल सकता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये जो जाति व्यवस्था है, जातिगत दंश है, ये आदमी की स्किन की तरह है जो आदमी के शरीर से हमेशा चिपका रहता है और जब आदमी की डेथ होती है तो ये स्किन उसी समय जातिगत जो ये समस्या है उसकी मौत के साथ ही खत्म होती है। जब तक आदमी का जीवन है जाति व्यवस्था स्किन की तरह आदमी के शरीर से चिपकी रहती है, चाहे वो भारत का चीफ जस्टिस बन जाए, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति बन जाए, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो आईएएस बन के कलेक्टर बन जाए, चाहे वो कहीं क्लर्क बन जाए, चाहे गांव में खेत में मजदूरी करे, जाति है कि जाति ही नहीं। शायद इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, क्योंकि हिंदू रह करके मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने इस संकल्प के साथ 5 लाख लोगों के साथ में नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म अख्तियार किया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर से ज्ञानी आज तक दुनिया में कोई हुआ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति भी, जब उनको यह पता था, गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। उन्होंने कहा मुझे सेपरेट इलेक्टेड चाहिए कि मेरे ही लोग मेरे प्रतिनिधियों को चुने, लेकिन गांधी जी ने इसको नहीं होने दिया। उसका नुकसान यह हो रहा है कि सारे लोग मिलकर के एमपी का चुनाव में वोट देते हैं। हमारा सांसद जब चुनता है तो उसमें दूसरी जाति के लोग भी वोट देते हैं। वो ऐसे आदमी को वोट देते हैं वो अम्बेडकरवादी ना हो, वो बाबा साहब का सिपाही ना हो, वो अपने समाज के हितैषी ना हो, और जो ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकर जी के फॉलोवर हैं उन लोगों को हराने का काम करते हैं वो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो लोग लोकसभा में भेजे जा रहे हैं वो लोग भेजे जा रहे हैं जिनका बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से या अपने समाज से उनका कोई दूर दूर तक भी उनकी कोई सिंपैथी नहीं होती है। अगर होती भी है तो उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि उसको वो खत्म कर देते हैं। तो हालात इस टाइप के जो आप बात कह रहे हैं वो हालात ये हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति इस समस्या को समझता था, जानते थे वो, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरे समाज के लोग ही मेरे विधायकों का या सांसदों का चुनाव करेंगे। पृथक निर्वाचन की मांग की थी जो उनकी बात नहीं मानी गई और बाबा साहब अम्बेडकर को भी हताश निराश होकर के अंत में यह कहना पड़ा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मैं मरूंगा नहीं, और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति भी भारत की जातिगत व्यवस्था को भेदने में नाकाम रहा। वो भी उस व्यवस्था का समाधान वो नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जातिगत व्यवस्था जो भारत के अंदर या नेपाल के अंदर है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी समस्या के रूप में मानी गई है। और इस समस्या के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम ये बना है, इस अंतर्राष्ट्रीय फोरम के बैनर तले आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करेंगे कि इस समस्या का विश्व स्तर पर कोई स्थायी समाधान हो, जिससे सब लोग प्रेम से, प्यार से, भाईचारे से, समानता के साथ, जो भारत का संविधान हमको एक सबको बराबरी का हक देता है, जातिगत व्यवस्था के लिए वो बाकायदा कानून में एक सजा का प्रावधान देता है, सबको बराबरी का अधिकार देता है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये जो विश्व स्तर का सम्मेलन हुआ है उसके मतलब बैनर के नीचे आने वाले दिनों में भारत के संविधान में जो प्रावधान सबके लिए बराबरी किए गए हैं उसके आधार पर पूरे भारतवर्ष के लोग, सब लोग भाईचारे के साथ रहेंगे, समानता के साथ रहेंगे, उनके साथ जातिगत भेदभाव खत्म होगा, जातिगत आधार पर जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं उनको उन पर रोक लगेगी और हम सब लोग इकट्ठे होकर, एकजुट होकर के एक सबल भारत राष्ट्र का निर्माण करने में आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधित्व कर कर, हो सकता है कि अगला जो सम्मेलन भारत में जो भी होगा वो आपके माध्यम से ही होगा, ये भी उम्मीद है। और जाति व्यवस्था के खिलाफ आपके विचार जिस तरह से प्रकट होते हैं उसी तरह से आज भी इस इंटरव्यू में प्रकट हुए, और आपने त्रिवेज मीडिया के लिए बहुत बहुत अपना अमूल्य समय दिया, उसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।